राजस्थान राज्य का एक छोटा सा गांव जिसका नाम धौलपुर था। अपने नाम के अनुसार वह जिधर देखो उधर धूल और सूखी जमीन थी। आसमान से बारिश की बूंदें गिरे कई साल बीत चुके थे। गर्म हवाओं के बीच में पसीने से लथपथ एक आदमी अपनी पुरानी लकड़ी का ठेला गाड़ी को धक्का देते हुए आ रहा था। उसका नाम योगेश था। उसने सूती धोती और सिर पर साफा पहना हुआ था और बहुत ही थकान के साथ उसने अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी पर कतार में रखे मिट्टी के मटके सूरज की रोशनी से चमक रहे थे। मटके ले लो मटके, ठंडे ठंडे मिट्टी के मटके, गरीब का फ्रीज है ये मटके, इसका पानी पिए तो जान में जान आ जाएगी। योगेश की आवाज में कोई जान नहीं था। वह बस अपनी आदत के कारण चिल्ला रहा था। आसपास के लोग उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। भयंकर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण सब अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। योगेश अपने माथे का पसीना पोंछते हुए घंटों घूमने के बाद भी एक भी मटका नहीं बिका। उसे प्यास लगी थी लेकिन उसके पास मौजूदा मटके में डालने के लिए पानी तक नहीं था। योगेश अब पूरी तरह चिढ़कर परेशान हो चुका था। गाड़ी को धक्का देते हुए योगेश गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वह गुस्से से और आवेश से कांप रहा था। अब मुझसे ये नहीं होगा। इस मिट्टी के साथ कुश्ती लड़ना अब मेरे बस की बात नहीं। पसीने की बूंदें बहाकर मिट्टी में जान डालकर मटके बनाने पर भी पेट नहीं भर रहा है। इस सूखी जमीन पर तो मेरे आंसू भी भाप बनकर उड़ रहे हैं। गुस्से ने उसने अपने ठेले पर के मटके को एक एक करके जमीन पर पटकना शुरू किया। टक टक करके मटके चकनाचूर हो रहे थे। भीख मांगकर खा लूंगा, मजदूरी करने चला जाऊंगा, लेकिन ये मटके का व्यापार अब नहीं करूंगा। जाने दो, सबको टूटने दो। आखिरकार मटके को फोड़कर खाली ठेला लेकर वह घर पहुंचा। घर में पत्नी दीपा, बूढ़े पिता हरिप्रसाद और शांति उदास बैठे थे। दीपा ने पूछा, अरे क्या हुआ योगेश, आज भी बोईनी नहीं हुई क्या? योगेश बोला, कोई बोईनी नहीं, कोई व्यापार नहीं। मैं सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ। कल से कोई और काम ढूंढ लूंगा। हमारे दादा परदादा के जमाने का यह पेशा अब हमारी भूख नहीं मिटा सकता। तभी योगेश की नजरें घर की अटारी पर रखे एक पुराने काले मटके पर पड़ी। उस पर धूल जमी हुई थी। वो एक बच गया है ना, उसे भी फोड़ दूंगा। कुर्सी पर चढ़ के उसने मटके को निकाला और गोल गोल घुमाते हुए फेंकने लगा। लेकिन आश्चर्य, वह मटका योगेश के हाथ से चिपक सा गया था। कितनी भी जोर से फेंकने की कोशिश की, वह छूट नहीं पा रहा था। नीचे गिरने पर भी वो नहीं टूटा। योगेश के परिवार वाले उस मटके के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हरिप्रसाद ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे योगेश, ये कोई मामूली मटका नहीं लग रहा है। तभी उस मटके में से एक गंभीर लेकिन मीठी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे मटके के दो आंखें और मुंह बन गए हो। मटका बोला, रुक जाओ योगेश, मुझे फोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं तुम्हारे दादा के जमाने का जादुई मटका हूँ। तुम्हारा परिवार बहुत ईमानदारी से जी रहा है, इसलिए तुम्हारे दादा ने मुझे अटारी पर छुपा कर रखा था। उन्होंने कहा था कि जब मुसीबतें अपनी चरम सीमा पर होगी तब मुझे बाहर निकालना होगा। सब लोग मुंह बनाए हैरानी से देख रहे थे। शांति डर के मारे पीछे हट गई। मटका फिर से बोला, अरे डरो मत, मुझे अपनी गाड़ी पर रख लो। मुझ में लस्सी बनाकर बेचो। वो लस्सी अमृत के समान होगी। जो भी इसे पिएगा उसकी बीमारियां गायब हो जाएगी। और तो और मैं जहाँ रहूंगा वहाँ हिमालय जैसी बर्फ गिरेगी। लेकिन याद रखना, मेरा इस्तेमाल अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन स्वार्थ और लालच के लिए बिल्कुल मत करना। योगेश की आंखें खुशी से चमक उठी। अगले ही दिन से उसने ठेले पर जादुई मटका लस्सी का व्यापार शुरू किया। गांव के बीचों बीच योगेश का ठेला। चमत्कार तो यह था कि उस ठेले के चारों ओर 2 फुट तक सफेद बर्फ गिर रही थी। उस भयंकर गर्मी में योगेश आराम से और ठंडी हवा के बीच खड़ा था। योगेश चिल्लाया, अरे आओ बाबू आओ, जादुई लस्सी पियो, बर्फ में भीग जाओ और सेहत बनाओ। लोग झुंड के झुंड आने लगे, लस्सी पीने लगे। अरे वाह, क्या स्वाद है, ऐसा कहते हुए खुश हो रहे थे। घुटनों में दर्द से परेशान बूढ़े लोग आ गए थे। वे लस्सी पीते ही उछल कूद करने लगे। योगेश गरीब और बीमारों को मुफ्त में लस्सी दे रहा था। बहुत ही कम समय में योगेश की सारी परेशानियां दूर हो गई। उसी समय उस गांव में देवदत्त नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वह बहुत ही घमंडी था। वो हमेशा अपने कान के पास हाथ रखकर हवा में सिर हिलाता था, जैसे कोई उसे कुछ बता रहा हो। उसके बगल में सोमू नाम का उसका नौकर अपनी विक को बार बार ठीक करते हुए खड़ा था। देवदत्त ने कहा, अरे सोमू, धनलक्ष्मी मेरे कानों में कुछ कह रही है, मुझे सुनने दो। सोमू अपनी विक ठीक करते हुए व्यंग्य से बोला,
अरे मालिक, धनलक्ष्मी आपके कानों में सीधे बात कर रही है या आपको फोन कर रही है? ऐसा पूछता है तो देवदत्त चिल्लाता है, अरे बकवास बंद कर। उस योगेश की गाड़ी में कोई जादू है। उसके चारों तरफ बर्फ गिर रही है, लोग कतार में खड़े हैं। अगर हम उस गाड़ी को हथिया ले तो हम करोड़पति बन जाएंगे। सोमू बोला, लेकिन मालिक वो तो उसकी अपनी गाड़ी है ना, चोरी करने में रिस्क होगा। ऐसे कहते रहता है तो देवदत्त बोला, रिस्क? मेरे कान में साक्षात लक्ष्मी देवी जी कह रही है कि जाओ उस गाड़ी को ले लो, और तुझे रिस्क दिखाई दे रहा है। आज रात ही उस गाड़ी को हमारे बगीचे में आना होगा। आधी रात के समय देवदूत और सोमू चोरी छिपे योगेश के घर के सामने गाड़ी को धक्का देते हुए ले आए। सोमू की विग उड़कर नीचे गिर रही थी और वह उसे पकड़कर गाड़ी को धक्का दे रहा था। सोमू, अरे मालिक, ये गाड़ी बहुत भारी है और ये मटका इतना काला क्यों है? करके पूछता है तो देवदत्त, अरे ज्यादा बात मत कर सोनू, कल सुबह हम लस्सी बेचकर पूरे गांव को लूट लेंगे। अगले दिन सुबह देवदत्त ने अपने घर के सामने ठेला लगाया और जोर से चिल्लाया, ओए गाँव वालों, असली लस्सी यहाँ मिलेगी, 1 गिलास 100 रुपए का। लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी वहाँ कोई बर्फ नहीं गिर रही थी। गाड़ी के चारों ओर गर्म भाप निकल रही थी। देवदत्त ने लस्सी निकालने के लिए मटके में करछुल डाला। बस फिर क्या था, मटके के अंदर से सफेद लस्सी के बजाय आग की चिंगारियां निकल रही थी। आसमान से बर्फ की जगह गर्म अंगारे बरस रहे थे। अरे बाप रे, ये क्या है? बर्फ की जगह आग बरस रही है। ऐसा कहते हुए लोग जान बचाकर भागने लगे। सोनू की विग आग में जल गई। उसने उसे फेंक दिया और चिल्लाया, अरे मालिक, आपके कान में धनलक्ष्मी ने कहा है कि किसी शनिदेव ने कहा है, चलिए यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसे कहता है तो देवदत्त डर के मारे कांप रहा था। वो जादुई मटका जोर से हंसा। लालच बुरी बला है। योगेश ने मेहनत की और दूसरों की भलाई चाहिए। तूने केवल अपना स्वार्थ देखा, इसलिए तुझे ये सजा मिली। ठेला अचानक अपने आप चलने लगा। उसने देवदूत और सोमू को टक्कर मारी और तेजी से गली में दौड़ता हुआ योगेश के घर के सामने आकर रुक गया। योगेश आश्चर्य से बाहर आ गया। देवदत्त घुटनों के बल गिड़गिड़ाते हुए बोला, हमें माफ कर दो योगेश, हमने लालच में आकर तुम्हारी गाड़ी चुरा ली थी, लेकिन इसने हमें जला दिया। योगेश के ठेले को छूते ही फिर से बर्फ गिरना शुरू हो गई। मौसम शांत हो गया और खुशनुमा हो गया। योगेश ने कहा, देखा आपने, इंसान के पास कितना भी पैसा हो, उसमें संतोष होना चाहिए। दूसरों का धन सांप के समान होता है। अपनी मेहनत की कमाई में ही असली सुख होता है। ऐसे कहता है योगेश। तो देवदत्त को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वादा करता है कि अपना सारा धन गांव की भलाई के लिए दान देगा। योगेश फिर से अपनी ठंडी लस्सी से सबकी प्यास और परेशानियां दूर करते हुए खुशी खुशी रहने लगा। सीख, लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। दूसरों की भलाई चाहकर किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है।